हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। हम कर रहे थे एंशिएंट एंड मिडिवल हिस्ट्री। अलोंग विद दैट वी आर आल्सो कवरिंग इंडियन कल्चर। इन द लास्ट क्लास वी हैड स्टडीड अप टू इंडस वैली सिविलाइजेशन। हमने उसके सारे एस्पेक्ट्स 2 पार्ट्स में कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम हिस्ट्री की स्टोरी को आगे लेके जाते हैं। जो नेक्स्ट फेज इन इंडियन हिस्ट्री आता है दैट इज द वैदिक एज। सबसे पहले तो वैदिक एज को वैदिक एज ही क्यों बोलते हैं? Because Vedas are the primary source of information regarding this period. जितनी भी हमारी knowledge है about the Vedic period, most of it, almost all of it is reconstructed by studying Vedas या other Vedic literature जो Vedas के साथ attached है। Vedic literature के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन before we move to Vedic literature हमें थोड़ी सी डिस्कशन करनी है कि कौन लोग थे जिन्होंने वैदिक कल्चर की फाउंडेशन रखी। क्या ये वही हड़प्पन्स थे जो आगे कंटिन्यू करते हैं, या कुछ डिफरेंट सेट ऑफ लोग थे जो इंडिया आके सेटल होते हैं एंड एक नई सिविलाइजेशन को जन्म देते हैं? तो इस कंटेक्स्ट में पहले तो कोई ऐसे यूनानिमस व्यू नहीं है, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी एसोसिएटेड है इस एस्पेक्ट को लेके कि हु वर इंडो आर्यंस। अब ये टर्म इंडो आर्यंस कहाँ से आया? हमने जब वैदिक लिटरेचर को स्टडी किया, पढ़ना स्टार्ट किया, तो हमने देखा कि जिन लोगों ने वैदिक लिटरेचर लिखी है वो अपने आप को आर्य बोलते हैं। अपने आप को आर्य बोलते हैं। आर्य वहीं से आर्यन टर्म डिराइव्ड है। एंड देन हमने जब डिफरेंट लैंग्वेजेस वगैरह को स्टडी किया, दुनिया की लैंग्वेजेस को स्टडी किया, तो हमने पाया कि इंडिया एंड यूरोप की लैंग्वेजेस में कुछ, यूरोपियन लैंग्वेजेस में कुछ सिमिलैरिटी है। चाहे वो संस्कृत, हिंदी, पंजाबी, बंगाली टाइप लैंग्वेजेस हों, चाहे स्पेनिश, पोर्चुगीज, इंग्लिश, लैटिन, यूरोपियन लैंग्वेजेस हों, तो इन लैंग्वेजेस में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं। एंड इसी बेसिस पे, इन्हीं सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हम इन लैंग्वेजेस को बोलते हैं इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। अब इन्हीं इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस में कुछ इंडो ईरानियन ग्रुप, मतलब इंडिया वाले, एशिया वाली साइड की लैंग्वेजेस आ जाती हैं, एंड देन कुछ यूरोपियन लैंग्वेजेस आ जाती हैं। एक तो बाइफर्केशन ये हो गई, इंडो ईरानियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस, यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। किस ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस के सब पार्ट हैं? ये इंडो यूरोपियन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस के सब पार्ट्स हैं। तो सबसे पहली जो चीज हमें समझनी है कि जो इंडो आर्यन या आर्यन टाइटल है, इट हैज नथिंग टू डू विद रेस और बायोलॉजी। आप लोगों ने शायद हिटलर के बारे में काफ़ी लोगों ने सुना होगा, एंड हिटलर बोलता था कि जर्मन्स आर प्योर आर्यंस। तो आर्यन जो टर्म है उसको रेस या बायोलॉजी के साथ लिंक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मॉडर्न थ्योरीज इस चीज़ को सपोर्ट नहीं करते हैं। वो कहती हैं कि जो इंडो आर्यन लेबल है, टर्म है, इट इज बेसिकली अ लिंग्विस्टिक टर्म। इट इज बेसिकली अ लिंग्विस्टिक लेबल। एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस बोलने वाले लोगों के लिए हम ये टर्म यूज करते हैं। तो पहला तो ये चीज़ आप अपने ध्यान में रखेंगे। दूसरा, अब इसी से रिलेटेड सवाल उठता है कि ये जो इंडो आर्यंस हैं, ये वो लोग जो अपने आप को आर्या बोल रहे हैं वैदिक लिटरेचर में, ये लोग आए कहाँ से हैं? व्हाट इज द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस? यहाँ भी कोई यूनानिमस व्यू नहीं है। ये भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन रहा है हिस्ट्री में। पहले जब ब्रिटिश स्कॉलर्स ने हमारी हिस्ट्री को स्टडी करना, रिकंस्ट्रक्ट करना स्टार्ट किया, तो वो कहते हैं कि ये जो वैदिक सिविलाइजेशन है, ये जो आर्यंस हैं, इनका ओरिजिनल होम भी इंडिया नहीं था। ये भी बाहर से ही इंडिया आए थे। ये भी माइग्रेशंस के थ्रू ही इंडिया आए थे, एंड इन्होंने वैदिक सिविलाइजेशन को जन्म दिया। कहाँ से ये इंडिया आए थे ओरिजिनली? मतलब कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि यूरोपियन। अब इसमें मल्टीपल व्यूज हैं, आपको मैं क्रोनोलॉजी वाइज नहीं बता रहा, आपने ये मल्टीपल व्यूज ही याद रखने हैं कि क्या क्या प्रपोजल्स हैं रिगार्डिंग द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस। तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि जी इनका ओरिजिनल होमलैंड है यूरोपियन रीजन, ईस्टर्न यूरोप वाला जो रीजन है, ब्लैक सी के नॉर्थ में जो साउथ ऑफ रशिया वाला रीजन है, दैट इज द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। ये एक व्यू पॉइंट है। इसमें
नाम सर विलियम जोन्स का आप याद रख सकते हैं, पी नेहरिंग का नाम याद रख सकते हैं, ये यूरोपियन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है रिगार्डिंग द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, दैट इज द सेंट्रल एशियन थ्योरी। ये जर्मन स्कॉलर थे मैक्स म्यूलर, इन्होंने ये थ्योरी दी है कि सेंट्रल एशिया वाज द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। कैस्पियन सी के अराउंड जो रीजन है, कैस्पियन सी के ईस्ट में जो रीजन है, दैट वाज द ओरिजिनल होम ऑफ द आर्यंस। देन हमारे बहुत फेमस फ्रीडम फाइटर बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें लोकमान्य तिलक भी बोला जाता है, उनकी एक अपनी थ्योरी है रिगार्डिंग द ओरिजिनल होम। वो कहते हैं कि जी आर्यस आर्कटिक सर्कल वाले रीजन से आए हैं, आर्कटिक रीजन से माइग्रेट करते हुए इंडिया की तरफ आए हैं। ऑन दी अदर हैंड स्वामी दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि तिब्बत वॉज द ओरिजिनल होम ऑफ आर्यंस, कि तिब्बत वाले रीजन से आर्यंस इंडिया की तरफ माइग्रेट किए हैं। देन कुछ स्कॉलर्स ने इंडिजिनस ओरिजिन की भी थ्योरी दी है कि ये कोई माइग्रेंट्स थे ही नहीं, कोई बाहर से नहीं आए, ये तो इंडिया के ही लोग थे जो हड़प्पन सिविलाइजेशन को आगे कंटिन्यू कर रहे थे। तो वो स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडियन ओरिजिन ही है आर्यंस का। अब इन डिफरेंट थ्योरीज में जो आपने चीज ध्यान में रखनी है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है सेंट्रल एशियन ओरिजिन की थ्योरी। हमने जब हड़प्पन सिविलाइजेशन किया था तो उसमें डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन में हमने किया था कि वन ऑफ द थ्योरीज दैट वाज प्रपोज्ड, जो कि आज की डेट में हम रिजेक्ट करते हैं, वन ऑफ द थ्योरीज दैट वाज प्रपोज्ड बाय सर मॉर्टिमर व्हीलर वाज दैट ऑफ आर्यन इन्वेजन, कि फेयर स्किन्ड आर्यंस बाहर से इंडिया की तरफ आए, नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया में जहां हड़प्पन सिविलाइजेशन थी, उन्होंने हड़प्पन सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो ऋग वेदा, जो वन ऑफ दी जो अर्लीस्ट वेदा है, फर्स्ट वेदा है, उसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट गॉड है इंद्र। इंद्र का एक दूसरा नाम पुरंद्र भी है, दैट लिटरली मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। क्योंकि ऋग्वेदा लिखने वाले लोगों की जो डाइटी थी उसका टाइटल डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स है। तो सर मॉर्टिमर व्हीलर ने कंक्लूड किया कि ये आर्यंस ने आके हड़प्पन सिटीज को डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। तो आर्यन इन्वेजन की थ्योरी इसी के बेसिस पे उन्होंने दी। लेकिन इसमें प्रॉब्लमेटिक ये नहीं है कि कुछ लोग बाहर से आए, इसमें प्रॉब्लमेटिक जो टर्म है वो है इन्वेजन। बाहर से लोग आ रहे हैं, दैट नेसेसरीली डज नॉट मीन कि इन्वेजन हो रही है। माइग्रेशन भी हो सकती है, स्मॉल ग्रुप्स में लोग माइग्रेट भी कर सकते हैं। फॉर इन्वेजन एंड डिस्ट्रक्शन कंटेम्परेरी होना एक प्री कंडीशन है कि जिस टाइम पे पुरानी सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही है, दूसरे ग्रुप ऑफ लोग आते हैं एंड उस सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय करते हैं। हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन तो बाय 1700 ऑलरेडी डिक्लाइन हो चुकी थी। आर्यंस को अगर हम डेट करते हैं, आर्यंस की इंडिया में माइग्रेशन को अगर हम डेट करते हैं तो दैट इज अराउंड 1500 BC, तो 200-250 साल का बीच में गैप है। तो इन्वेजन वाली थ्योरी तो ठीक नहीं है, लेकिन आर्यन माइग्रेशन जरूर हुई है। इसके हमारे पास लिटरेरी एविडेंसेस के साथ साथ हमारे पास कुछ आर्कोलॉजिकल एविडेंसेस भी हैं। जैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन करते वक्त अगेन हमने किया था कि इशू ऑफ हॉर्स काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। हड़प्पन सिटीज़ में हम कंक्लूसिवली नहीं कह सकते कि हॉर्स दैट हड़प्पन्स वर फेमिलियर विद हॉर्स, लेकिन आर्यन सिविलाइजेशन वॉज वेरी मच फेमिलियर विद हॉर्स। तो हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स वगैरह के जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस हमें मिले हैं वो सेंट्रल एशिया से इंडिया की तरफ आते हुए हमें जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है उनका चैरियट के जो आर्कोलॉजिकल रिमेन्स हमें मिले हैं तो वो भी इंडिया की तरफ आ रहे हैं, तो उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। फिर ऐसा नहीं है कि इंडो आर्यंस बस सेंट्रल एशिया से चले और बस इंडिया आके सेटल हो गए। सेंट्रल एशिया से ये लोग माइग्रेशंस करना स्टार्ट करते हैं एंड सारी डिफरेंट डायरेक्शंस में माइग्रेट करते हैं। कुछ ग्रुप ऑफ इंडो आर्यंस इंडिया की तरफ माइग्रेट करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ इंडो आर्यंस ईरान की तरफ माइग्रेट करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ इंडो आर्यंस टर्की की तरफ माइग्रेट करते हैं, कुछ ग्रुप ऑफ इंडो आर्यंस ग्रीक पेनिनसुला, ग्रीस सिविलाइजेशन को जो इवेंचुअली जन्म देंगे, ग्रीक पेनिनसुला की तरफ माइग्रेट करते हैं, कुछ रोम की तरफ, यूरोप की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो डिफरेंट डायरेक्शंस में ये माइग्रेट किए हैं। अब क्योंकि बहुत पुराने ज़माने में ये एक सिंगल ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट करते थे, जैसे जैसे टाइम बीतता गया इनमें डिफरेंसेस पैदा होते गए। लेकिन जो ईरानियन ग्रुप था एंड इंडियन ग्रुप था, इनमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ पाई गई हैं। इनके जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह हैं, ईरान के जो आर्यंस ने जो बुक लिखी है, उनकी एक रिलीजियस बुक का नाम आप याद रखेंगे, ज़ेंद अवस्था।
ईरान सेटल हुए आर्यंस ने ये बुक लिखी ज़ेंड अवस्था। इंडिया सेटल हुए आर्यंस ने वैदिक लिटरेचर लिखी, जिसमें पहली इंपॉर्टेंट बुक है ऋग्वेद। ऋग्वेद और ज़ेंड अवस्था के कंसेप्ट्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है, एंड ये वन ऑड लाइक ऐसा नहीं है कि एक सिमिलैरिटी दो सिमिलैरिटी, थ्रू आउट द बुक कुछ सिमिलर चीज़ें हम पा सकते हैं। कॉन्सेप्ट्स को इंटरचेंजेबली यूज़ किया गया है, कई बार मीनिंग्स रिवर्स किए गए हैं, लेकिन कंसेप्ट सेम ही होता है, मतलब नाम सेम ही होता है। जैसे हम हमारे सिविलाइजेशन में बोलते हैं कि असुर बुरे थे और देव अच्छे थे, देवास एंड असुरास की ऋग्वेदा में लड़ाई मेंशन की गई है कि ये दे वर द इविल, असुर्स वर द इविल्स वर द वेयरएज द देवास वर द डिवाइन पार्ट्स, गुड पार्ट्स। अब यही जो कंसेप्ट है ज़ेंड अवस्था में इसका बिल्कुल उल्टा है। वहां पर अहुर, एस को ईरान में एच प्रोनाउंस करते हैं, एस अच्छे से उनसे प्रोनाउंस नहीं होता था वो, तो जहां जहां हम एस यूज करते हैं वो लोग एच यूज करते हैं। असुर से उनका बन गया अहुर। तो अहुर उनके गॉड्स होते हैं, गुड पावर्स होती हैं, डिवाइन पावर्स होती हैं। ऑन दी अदर हैंड देवाज या देहाज वो बोलते हैं, वहां देहाज इविल पावर्स हैं। तो इस तरह से काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ मीनिंग्स कई बार इंटरचेंज हैं, लेकिन थ्रू आउट दी टेक्स्ट ज़ेंड अवस्था एंड ऋग्वेदा में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ पाई गई हैं। तो माइग्रेशन वाली थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है, एंड कहाँ से ये लोग आए हैं, सेंट्रल एशिया से ये लोग आए हैं, ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। तो सबसे पहले तो आर्यंस कौन थे, कहाँ से आए थे, इस कंटेक्स्ट में आपकी जो कंसेप्ट है वो क्लियर होने चाहिए। इस पे क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर अब हम जो वन बाय वन जो चीज़ें स्टडी करने वाली हैं हमारी, वो है कि कहाँ से ये लोग आए, कहाँ ये लोग सेटल हुए, कहाँ से ये लोग आए, वो ये क्वेश्चन तो हमने सेटल कर दिया, लेकिन कहाँ आके ये सेटल होते हैं। ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड। आर्यंस अपनी बुक्स में लिखते हैं, वैदिक लिटरेचर से हमें पता चलता है, अर्ली वैदिक लिटरेचर से हमें पता चलता है कि ये कहते थे कि हम लोग सप्त सिंधु रीजन में सेटल हुए हैं। सप्त सिंधु रीजन, द लैंड ऑफ 7 रिवर्स। ये कौन सी 7 रिवर्स हैं? सिंधु, तो आप लोग पता ही है, सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु रिवर, वी यूज दिस वर्ड फॉर रिवर इंडस। अच्छा, हमारे देश का नाम इंडिया कहाँ से पड़ा? व्हाट्स द स्टोरी बिहाइंड आवर नेम इंडिया? एक हिंदुस्तान भी हम बोलते हैं हमारे देश का नाम, भारत भी हम बोलते हैं हमारे देश का नाम, इंडिया तो ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इंडिया है ही है। ये नाम इंडिया कहाँ से आया? ये रिवर इंडस से आया है। एक्चुअली हम लोग इस रिवर को बोलते हैं सिंधु रिवर या सिंध रिवर। सिंधु इंडियंस बोलते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया कि हमारा एस ईरानियंस प्रोनाउंस नहीं कर पाते थे, वो हमारे एस के लिए वर्ड यूज करते थे एच, ह, स को वो ह बना देते थे, तो हमारा सिंधु बन गया हिंदू। हिंदू वर्ड पता चला पर्शियन से, ईरानियन से ये वर्ड आगे ट्रांसमिट हुआ यूरोपियंस की तरफ। तो यूरोपियंस को पता चला अच्छा जी कोई हिंदू रिवर है, कोई हिंदू जगह का नाम है, मतलब हिंद वुड बी द नेम ऑफ द प्लेस दैट इज टू द ईस्ट ऑफ इंडस। इंडस रिवर या हिंदू रिवर या सिंधु रिवर के ईस्ट में जो एरिया वो हिंद का एरिया है। अब जब ये वर्ड यूरोप ट्रेवल करता है, इंग्लिश में हम अगर मैं आपसे पूछूं ये क्या लिखा हुआ है? हॉनेस्टी के ऑनेस्टी, ऑनेस्टी प्रोनाउंस होता है, ये एच के साथ वोवल के हो तो मतलब एच साइलेंट हो जाता है। तो हिंदू उन्होंने बना दिया इंदू, इंडीज, इंडिया, इंडिका। ये सारे जो नाम हैं इंडिया वाले, इंडिया के रिलेशन में जितने भी नाम है ये हिंदू से डराइव हुए हैं। हिंदू कहाँ से डराइव हुआ है? ये सिंधु से डराइव हुआ है। तो दैट्स द स्टोरी बिहाइंड आवर नेम इंडिया या हिंदुस्तान। इसका ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट है हिंदुइज्म एज अ रिलीजन तो बहुत लेट इमर्ज हुआ है। इनिशियल एंशिएंट पीरियड में जब हम वर्ड हिंदू या सिंधु या इंडिया, इंडीज यूज करते थे तो ज्योग्राफिकल टर्म को हम डिनोट कर रहे थे, दैट इज द एरिया टू द ईस्ट ऑफ रिवर इंडस। इस रिवर इंडस के इधर जो एरिया दैट इज इंडिया। दैट्स द स्टोरी बिहाइंड आवर नेम। इसमें
अब 7 रिवर्स हम कर लेते हैं, सिंधु से वापस आते हैं। एक तो रिवर इंडस हो ही गई, फिर इंडस की 5 मेन ट्राइब्यूटरीज जो पंजाब वाली 5 रिवर्स हैं, पंजाब रिवर्स, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलुज, 6 ये हो गई। 7th रिवर इज रिवर सरस्वती। ये 7 रिवर्स वाले जो रीजन है, लैंड ऑफ दी 7 रिवर्स वाज नोन एज सप्त सिंधु रीजन। अब इनके ऋग्वैदिक नेम्स इंपॉर्टेंट हैं इन रिवर्स के। रिवर इंडस का तो हमने ऋग्वैदिक नेम कर ही लिया, इसे बोलते थे रिवर सिंधु। झेलम को ऋग्वैदिक टाइम्स में क्या बोलते थे? वितस्त। ये नेम्स इंपॉर्टेंट है बच्चे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप याद रखेंगे। झेलम वाज नोन एज वितस्त, आपकी शीट में पीडीएफ में दिए हुए हैं नेम्स। रिवर चेनाब वाज नोन एज अस्किनी। रिवर रावी वाज नोन एज पुरुषनी। रिवर ब्यास वाज नोन एज विपासा। रिवर सतलुज वाज नोन एज सतुद्री। तो ये 6 रिवर्स होगी। एंड सरस्वती तो अपने आप में ही ऋग्वैदिक नेम ही है, संस्कृत नेम ही है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सरस्वती रिवर आज कहाँ है? सरस्वती रिवर आज कहाँ है? अब इसका मोस्ट जो एक्सेप्टेबल या मोस्ट पॉपुलर जो कंटेंडर है, जिसे माना जाता है कि यही रिवर सरस्वती की बात हो रही है, आज हम कहते हैं सरस्वती वैनिश कर चुकी है, लेकिन मोस्ट पॉपुलर जो इसका एक्सप्लेनेशन है कि कौन सी रिवर सरस्वती की बात हो रही है, दैट इज मॉडर्न घग्गर रिवर। घग्गर हकरा रिवर, द सीजनल स्ट्रीम जो शिवालिक से स्टार्ट होती हुई पंजाब हरियाणा वाले रीजन से, बॉर्डर रीजन से फ्लो करती हुई राजस्थान की तरफ जाती है। शायद इसी रिवर को इंडो आर्यंस सरस्वती रिवर बोलते थे। ये एक व्यू है, इसके ऑपोजिट और कंटेंडर्स भी हैं। जैसे मतलब ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं, जस्ट ऐसे आपको मैं बता रहा हूँ। आपको मैंने बताया कि S एंड H की इंटरचेंजेबिलिटी होती है एज फार एज इंडियन नेम्स एंड ईरानियन नेम्स आर कंसर्न। ईस्टर्न अफगानिस्तान में एक रिवर है हरक्सा हती, तो कुछ स्कॉलर्स ये भी मानते हैं कि उस हरक्सा हती की बात हो रही है। शायद उस रीजन को, उस रिवर को इंडो आर्यन सरस्वती बोलते थे। लेकिन ये जो घग्गर रिवर वाला व्यू है, ये मोस्ट एक्सेप्टेड व्यू है। अब इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो नाउ दैट वी हैव डिस्कस्ड दी geographical context, now we move to the Vedic literature. Why I discuss geographical context first? मतलब वैदिक लिटरेचर की डिस्कशन से पहले मैंने ज्योग्राफिकल कंटेक्स्ट क्यों डिस्कस किया आप लोगों के साथ? क्योंकि बच्चे हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री मैंने फर्स्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि हिस्ट्री स्टडी ऑफ द पास्ट ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन एविडेंसेस होता है, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन हिस्टोरिकल सोर्सेज होता है। हमारी हिस्ट्री की नॉलेज उतनी ही सही हो सकती है जितने हमारे सोर्सेज रिलायबल होंगे। वैदिक लिटरेचर के बेसिस पे हमने हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर लिया जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। जिस रीजन में वैदिक लिटरेचर लिखी गई है उसी रीजन के लिए वो बातें ट्रू होंगी। क्या वैदिक लिटरेचर कर्नाटका वाले रीजन में लिखी गई है? नहीं। क्या वैदिक लिटरेचर में कर्नाटका वाले रीजन के रेफरेंसेस हैं? नहीं। क्या वैदिक लिटरेचर से हमें कर्नाटका वाले रीजन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी? नहीं। तो जिस रीजन में जो लिटरेचर लिखी गई है, जिस रीजन के लिए हमारे हिस्टोरिकल सोर्सेस ट्रू हैं, उसी रीजन की हिस्ट्री हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं उन सोर्सेस के बेसिस पे। वैदिक लिटरेचर, इसमें जो अर्ली वैदिक लिटरेचर है, लास्ट स्लाइड में अपने यहाँ पे ध्यान देना है, अर्ली वैदिक पीरियड की मैं बात कर रहा हूँ। अर्ली वैदिक लिटरेचर इस सप्त सिंधु रीजन में लिखी गई है, इसलिए जो बातें हमें अर्ली वैदिक लिटरेचर को पढ़ के पता चलती हैं वो इसी रीजन की हिस्ट्री के लिए ट्रू हैं। इन जनरल सारे इंडिया की हिस्ट्री के लिए वो बातें ट्रू नहीं होंगी ऑब्वियसली। So we divide the Vedic literature into 2 parts, early Vedic literature and later Vedic literature. Early Vedic literature हम मानते हैं कि रफली इस पीरियड में लिखी गई है, 1500 BCE से लेके 1000 BCE तक के पीरियड में कंपोज की गई है। लेटर वैदिक पीरियड उससे अगले 500-600 साल, 1000 BCE से 500-600 BCE तक ये लिटरेचर को कंपोज किया गया है।
डेट्स को मैंने आपको पहले ही बताया था, ज़्यादा सेंटी होके नहीं लेना, 100 सालों का फ़र्क चलता है एंशिएंट इंडिया में, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये डेट्स हमारी एस्टिमेटेड ही होती हैं, कुछ ओवरलैप भी होता है। तो अर्ली वैदिक लिटरेचर, लेटर वैदिक लिटरेचर। अर्ली वैदिक लिटरेचर के बेसिस पे जो हमने स्टोरी रिकंस्ट्रक्ट की है कि अच्छा ऐसे होता था, ऐसे नहीं होता था, लोग ये करते थे, ये नहीं करते थे, उस पीरियड को हम बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक लिटरेचर के बेसिस पे जो हमने रिकंस्ट्रक्शन की है उस पीरियड को हम बोलते हैं लेटर वैदिक पीरियड। अब सवाल उठता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा क्या गया है, लेटर वैदिक पीरियड में लिखा क्या गया है। हमारे वैदिक लिटरेचर में प्राइमरी जो बुक्स आती हैं उन्हें हम बोलते हैं वेदास। अब हर वेदा के डिफरेंट पार्ट्स हैं, 4 वेद माने जाते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं। हर वेद के आगे कुछ कंपोनेंट्स हैं। एक तो प्रॉपर वैदिक मंत्रों की जो कलेक्शन है उसे हम बोलते हैं वैदिक संहिता। What is संहिता? It is the collection of Vedic hymns, जो एक्चुअल वैदिक हिम्स हैं, एक्चुअल वैदिक मंत्रास हैं, उसकी कलेक्शन, उसकी कंपाइलेशन को हम बोलते हैं संहिता। हर वेद के साथ कुछ ब्राह्मणास अटैच्ड हैं। हर वेद के साथ कुछ ब्राह्मणास अटैच्ड हैं। ये ब्राह्मणास क्या है? जो वेदास के हिम्स में, वेदों के मंत्रों में जो बातें कही गई हैं उनको थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म में उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं ये ब्राह्मणास। हर वेद के साथ कुछ ब्राह्मणास अटैच्ड हैं। फिर हर वेद के साथ कुछ अरण्यकास अटैच्ड हैं। अरण्यकास, फॉरेस्ट बुक, लिटरली इसका मतलब ही है फॉरेस्ट बुक्स, जो जंगल में लिखी गई किताबें हैं। कुछ सेक्शन ऑफ वैदिक सोसाइटी वनप्रस्थ हो जाता था, जंगल में चला जाता था रिनाउंस करके, वहाँ जो अपने प्यूपिल्स को, अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए जो किताबें वगैरह लिखी गई हैं उन बुक्स को बोलते हैं अरण्यकास। हर वेद के साथ, हर ब्राह्मणा के साथ कुछ अरण्यकास अटैच्ड हैं। एंड लास्ट में टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड कंपोज किए गए हैं उपनिषाद्स। ये फिलोसॉफिकल मैनुअल्स हैं, ये फिलोसफी प्रोनाउंस करते हैं, जो हमारी दीज आर द फाउंडेशन ऑफ एंशिएंट हिंदू फिलोसफी। फिलोसफिकल बातें की गई हैं कि क्रिएशन, इंसान मतलब क्रिएशन कब पैदा हुई, कैसे पैदा हुई, इंसान की रियल एसेंस क्या है, कोई आत्मा एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उसका गॉड के साथ क्या रिलेशन है, फिलोसफिकल बातों पे डेवलप ऑन करते हैं उपनिषाद्स। तो वेदास कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, संहिता, ब्राह्मणा, अरण्यका, उपनिषद। सबसे पहले तो एक्चुअल मंत्र, एक्चुअल हिम्स ही कंपोज किए गए हैं संहिता वाले। संहिता के बाद एक्सप्लेनेशंस कंपोज की गई हैं, ब्राह्मणास में दी गई हैं जो। उसके बाद अरण्यकास, फॉरेस्ट बुक्स लिखी गई हैं। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वैदिक पीरियड उपनिषद लिखे गए हैं। इसीलिए उपनिषद को वेदांत भी बोलते हैं, वेदों का अंत, वेदांत, उपनिषद। सो इतनी सारी वैदिक लिटरेचर है, 4 वेद, हर वेद की आगे 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 कुछ आगे मल्टीपल बुक्स वगैरह भी हैं कुछ वेदों की। हर वेदा के साथ ब्राह्मणास, अरण्यकास, उपनिषद अटैच किए गए। इन सारी बुक्स में से सिर्फ ऋग्वेदिक संहिता लिखा गया है अर्ली वैदिक पीरियड में। बाकी सारी लिटरेचर जो अभी हमने डिस्कस की है ये लिखी गई है लेटर वैदिक पीरियड में। अर्ली वैदिक पीरियड में क्या लिखा गया है? सिर्फ ऋग्वेदिक संहिता। अगर ऋग्वेदा के साथ कोई ब्राह्मणा भी अटैच्ड है वो भी लेटर पीरियड में लिखा गया है। अगर ऋग्वेद के ब्राह्मणास के साथ कोई उपनिषद अटैच्ड है, कोई अरण्यकास अटैच्ड है, वो भी लेटर वैदिक पीरियड में लिखे गए हैं। सिर्फ ऋग्वेदिक संहिता लिखा गया अर्ली वैदिक पीरियड में। एंड ये भी मैं मोटे मोटे टर्म्स में बोल रहा हूं आपको। एक्चुअली तो ऋग्वेदिक संहिता भी, अगर मैं सिर्फ ऋग्वेदिक संहिता की बात करूं, ये भी 10 पार्ट्स में लिखा गया है। इसकी 10 बुक्स हैं। देयर आर 10 डिफरेंट बुक्स ऑफ ऋग्वेदिक संहिता।
10 बुक्स में डिवाइडेड है ऋग वैदिक संहिता, इन्हें 10 मंडल बोलते हैं। इन 10 मंडलों में भी जो मंडल 2 से लेके मंडल 7 तक की बुक्स हैं, 6 बुक्स हैं, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ये जो 6 किताबें हैं ये ओल्डेस्ट किताबें हैं, ये ओल्डेस्ट किताबें हैं। एंड बेसिकली यही ओल्डेस्ट किताबें अर्ली वैदिक पीरियड में लिखी गई हैं। इसके अलावा जितनी भी लिटरेचर है वो सारी की सारी लिखी गई है लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, तो यही लिटरेचर हम 1 by 1 अब स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं ऋग्वेद की, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग बुक्स है। इतनी पुरानी लिटरेचर और कोई हमारे पास नहीं सर्वाइव की है। ओल्डेस्ट सर्वाइविंग लिटरेचर इन द वर्ल्ड है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ 1028 हिम्स। टोटल हिम्स कितने हैं, मंत्रास कितने हैं आप याद रखेंगे, 1028। द बुक इज डिवाइडेड इनटू 10 मंडल्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। एंड इन 10 मंडल्स में आपने याद रखना है जो अभी मैंने आपको फैक्ट बताया, वेरी इंपॉर्टेंट है। बुक 2 से लेके बुक 7 तक जो बुक्स हैं ये ओल्डेस्ट हैं। एंड इन बुक्स को ही हम फैमिली बुक्स भी बोलते हैं। These books are also known as the family books, क्योंकि कुछ फैमिली ऑफ ऋषिज थे जिन्होंने ये बुक्स हम मानते हैं कि कंपोज की गई थी। अच्छा बच्चे, एक चीज आप लोगों ने और ध्यान रखनी है, जो वैदिक लिटरेचर है इसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक श्रुति लिटरेचर, एक स्मृति लिटरेचर। श्रुति एंड स्मृति। श्रुति literally means to be heard. स्मृति to be remembered, literal meaning है जो। तो the literature that falls under the category of Shruti, it was supposed to be orally transmitted from one generation to another. ये kind of revealed books हैं कि कुछ सेजेस को, कुछ ऋषिस को ये नॉलेज रिवील की गई थी एंड उन्होंने उन मंत्रों में इस चीज़ को उच्चारण कर दिया, समझ लिया एंड आगे अपने नेक्स्ट सेट ऑफ पीपल्स को, स्टूडेंट्स को पास ऑन कर दिया। उन्होंने अपने अगले सेट ऑफ पीपल्स को, स्टूडेंट्स को पास ऑन कर दिया। एंड इसी तरह फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन दिस नॉलेज वाज सपोज्ड टू बी पास्ड ऑन। इट वॉज नॉट ओरिजिनली सपोज टू बी रिटन डाउन। कोई रिटन वर्जन नहीं है, मतलब इट वॉज नॉट सपोज टू बी रिटन डाउन। लेटर ऑन ऑफ कोर्स हमने लिख लिया है इस लिटरेचर को, हमारे पास अभी रिटन लिटरेचर अवेलेबल है, लेकिन ओरिजिनली इट वॉज नॉट सपोज टू बी रिटन डाउन। ऑन द अदर हैंड दिस स्मृति लिटरेचर इट वॉज सपोज टू बी रिटन डाउन। ये इसे याद करना था तो ये रिटन फॉर्म में, इसे लाइक ऐसा कुछ नहीं था कि इसे लिखना नहीं है। तो इट वॉज सपोज टू बी रिटन डाउन एंड इट वॉज सपोज टू बी रिमेंबर्ड। स्मृति लिटरेचर में हमारे पास क्या आ जाता है, इतिहास पुराना, इतिहास पुराण, धर्मशास्त्र, ये सब चीजें आ जाती हैं। वेदांगस, वेदों के अंग, ये चीजें आ जाती हैं, स्मृति लिटरेचर का पार्ट है। इतिहास में रामायण और महाभारत के एपिक्स आ जाते हैं। पुराण में जो वेरियस पुराण हैं, जिनमें से 18 पुराण फेमस हैं, शिव पुराण, विष्णु पुराण, इसी तरह मत्स्य पुराण, तो डिफरेंट पुराण हैं। देन धर्मशास्त्र, लॉ कोड्स हैं। धर्म, this word also needs a little discussion. What do we understand by dharma? What do we understand by धर्म? क्या है धर्म? आज की डेट में तो हम ट्रांसलेट करते हैं रिलीजन। तो तुम्हारा धर्म क्या है? मैं हिंदू हूँ। तुम्हारा धर्म क्या है? मैं सिख हूँ। तुम्हारा धर्म क्या है? मैं क्रिश्चियन हूँ। आज की डेट में हम धर्म को ट्रांसलेट करते हैं एज रिलीजन, बट दैट वॉज नॉट द केस इन द एंशिएंट टाइम्स। Dharma was a set of like a kind of code of conduct, a set of obligations that a person was supposed to observe, set of things that a person was supposed to do, and set of prohibitions that were imposed on a person. क्या मतलब कि मैं एक let's say मैं अभी छोटी एज में हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, तो
मैं जिस स्टेज ऑफ लाइफ में हूँ तो मैंने अपने पेरेंट्स की बात मानी है. व्हाट ऑल थिंग्स एम आई सपोज टू डू एंड व्हाट ऑल थिंग्स आई एम नॉट सपोज टू डू, दे कॉन्स्टिट्यूट माई धर्म. कि एज अ फादर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, एज अ मेंबर ऑफ द फैमिली मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, एज अ मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ण, मैं जिस वर्ण से बिलोंग करता हूँ, वर्ण सिस्टम की हम डिस्कशन करेंगे, जिस वर्ण से मैं बिलोंग करता हूँ, मैं एज अ मेंबर ऑफ दैट वर्ण मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है. लेटर ऑन एज अ मेंबर ऑफ अ प्रोफेशनल ग्रुप मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मेरा श्रेणी धर्म क्या है. तो धर्म वॉज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन, सेट ऑफ यू कैन से काइंड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट, कि जो बताता था इंसान को कि उसने क्या करना है एंड क्या नहीं करना है, क्या बिहेवियर उससे एक्सपेक्टेड है. दैट इज धर्म. एंड उन्हीं चीज़ों को एक्सप्लेन करती हुई जो बुक्स थी दैट वर धर्मशास्त्र. शास्त्र हम जिसे बोलते हैं दैट धर्मशास्त्र. इन बुक्स में, इस लिटरेचर में धर्म एक्सपाउंड किया गया कि व्हाट अ पर्सन इज सपोज टू डू एंड व्हाट अ पर्सन इज नॉट सपोज टू डू, एंड उसकी पेनल्टीज वगैरह क्या होंगी अगर वो बंदा ना करेगा जो उसे करना था, या उसकी पेनल्टी क्या होगी अगर वो कर देगा दैट ही वाज नॉट सपोज टू डू. तो वो सेट ऑफ बुक्स आ जाती हैं धर्मशास्त्र में. तो जैसे जैसे ये लिखी गई हैं, जिस पीरियड में जो बुक्स लिखी गई हैं उसकी हम डिस्कशन करते रहेंगे. अभी हम वैदिक पीरियड की डिस्कशन कर रहे हैं, तो ये सारी बुक्स वैदिक पीरियड में नहीं लिखी गई हैं. ये इनको जो फाइनल शेप दी गई है लेटर पीरियड में दी गई हैं. जो श्रुति लिटरेचर है ये बेसिकली वैदिक पीरियड में लिखी गई है. एंड जो मैंने आपको पहले बुक्स बताई हैं, चारों वेद अलॉन्ग विद देयर संहितास, ब्राह्मणास, अरण्यकास एंड उपनिषाद्स, ये श्रुति लिटरेचर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. एंड सारी श्रुति लिटरेचर वैदिक एज में ही कंपोज की गई है. क्लियर है बच्चे, डिस्टिंक्शन बिटवीन श्रुति एंड स्मृति. तो हम डिस्कशन कर रहे थे ऋग्वेद के बारे में. ऋग्वेद की ओल्डेस्ट बुक्स बुक 2 टू बुक 7, जो बुक 1, बुक 8, बुक 9 एंड बुक 10 है, ये भी 4 किताबें लेटर पीरियड में लिखी गई हैं. एंड इनमें से भी जो बुक 10 है सबसे लेट लिखी गई है, सबसे लास्ट में लिखी गई है, बुक 10 ऑफ ऋग्वेद. ऋग्वेद के बारे में आप एक बेसिक सा फैक्ट याद रख सकते हैं कि ये यूनेस्को की वर्ल्ड ह्यूमन हेरिटेज या मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम का पार्ट है. ये इन्होंने कुछ कंपाइलेशंस वगैरह की हैं कि वो लिटरेचर जो ह्यूमन हेरिटेज का, इनटेंजिबल हेरिटेज का पार्ट है, उसमें ऋग्वेदा को भी इंक्लूड किया गया है. अराउंड 2007 में किया गया था ये. एंड वैदिक चैंटिंग ऑफ द हिम्स, दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ यूनेस्कोस इनटेंजिबल वर्ल्ड हेरिटेज. तो ये आप 2 बातें ध्यान में रखेंगे. हर वेद के साथ कुछ उपवेद भी अटैच्ड हैं. ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद. आयुर्वेद आप बोल रहे हो, आयुर्वेदिक मेडिसिन ये वो, तो दैट्स द उपवेद ऑफ ऋग्वेद. कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन, ट्रिवियल इंफॉर्मेशन जिसके ऊपर क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं. जो बुक 10 ऑफ ऋग्वेद है, इट कंटेन्स द फेमस पुरुष सुक्ता, पुरुष हिम, पुरुष सुक्ता मंत्र है, पुरुष मंत्र है. इस मंत्र की क्या खास बात है, इस सुक्ता की क्या खास बात है? इस मंत्र में, इस सुक्ता में पहली बार हमें 4 वर्ण्स का, 4 वर्णों का रेफरेंस मिलता है. ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र. ये जो सो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी हम मानते हैं, वर्ण सिस्टम, इसका पहला रेफरेंस कब मिलता है, कहाँ मिलता है हमें? बुक 10 ऑफ ऋग्वेद. पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड. मैंने आपको बताया कि बुक 2 to 7 ओल्डेस्ट बुक्स हैं, फिर 1, फिर 8, फिर 9, फिर लास्ट में लिखी गई है 10th बुक. लास्ट में, ऋग्वेदा के लास्ट में जो लिखी गई बुक है, उस बुक में हमें पहला रेफरेंस मिलता है 4-fold वर्ण सिस्टम का. यानी कि उससे पहले वाले पीरियड में शायद 4-fold वर्ण सिस्टम सोसाइटी का मेन फीचर ही ना हो. अगर तो मेन फीचर होता, उन्होंने इतनी सारी बातें और भी लिखी हैं, तो वर्ण सिस्टम के बारे में भी लिखते हैं ना. लेकिन उन्होंने वर्ण सिस्टम के बारे में कुछ नहीं लिखा. पहला रेफरेंस जो हमें मिलता है वर्ण सिस्टम के बारे में, वो मिलता है 10th बुक ऑफ ऋग्वेदा में, जो कि बिल्कुल एंड में लिखी गई है. इनफैक्ट लेटर वैदिक पीरियड में लिखी गई है.
तो अर्ली वैदिक पीरियड में क्या 4-फोल्ड वर्ण सिस्टम सोसाइटी का मेन फीचर था? नहीं था। इस तरह से हम हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरह से एक और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एक फेमस मंत्र है गायत्री मंत्र। ये कौन सी बुक ऑफ ऋग्वेदा में से है? बेसिक फैक्चुअल क्वेश्चन कई बार आ जाता है पेपर में। इट इज कंटेन्ड इन द बुक 3 ऑफ ऋग्वेद, गायत्री मंत्र। इट इज एड्रेस्ड टू गॉडेस सवित्री, and it is contained in book 3 of ऋग्वेद। जो बुक 9th of ऋग्वेद है, it is dedicated to सोम। नाउ सोम एक प्लांट है जहां से एक ड्रिंक एक्सट्रैक्ट की जाती थी। सोम रस को एक्सट्रैक्ट किया जाता था। सोम रस की प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं कि ये अटेंशन इंक्रीज करता है एंड इनकरेज करता है, थोड़ा सा क्रिएटिव मूड को इंक्रीज करता है। तो शायद माइल्डली इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक होगा। सोम प्लांट का जो गॉड था, गॉड ऑफ प्लांट्स, सोम एक गॉड का नाम भी था, एक प्लांट का नाम भी था, एक ड्रिंक का नाम भी था। तो इनको डेडिकेटेड है बुक 9th ऑफ ऋग्वेद। तो ये कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द बुक्स ऑफ ऋग्वेद जो आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट वेद है सामवेद। इसमें क्या है, पहले वाले वेद में मंत्रों का उच्चारण दे दिया। डिफरेंट गॉड्स हैं, डिफरेंट डेटीज है, उन डेटीज को एड्रेस किए गए हिम्स हैं, उन डेटीज को एड्रेस किए गए मंत्रास हैं। कुछ मंत्र इंद्र को डेडिकेटेड हैं, कुछ मंत्र अग्नि को डेडिकेटेड हैं, कुछ मंत्र यम को, गॉड ऑफ डेथ को डेडिकेटेड है। तो डिफरेंट डेटीज हैं, देवताज हैं, एंड उन देवास को ये हिम्स एड्रेस्ड हैं। अब उन मंत्रों का उच्चारण किस तरह से करना है, किस टोन में करना है, किस तरह से उन्हें ट्यून में हमने बांधना है, उस चीज को एक्सपाउंड करते हुए हैं सामवेद। इट कंटेन्स 1810। अब ऋग्वेदा से ज्यादा हिम्स हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द हिम्स जो हैं दे आर सेम एज ऋग्वेदिक हिम्स, मोस्टली टेकन फ्रॉम ऋग्वेदा। बट जरूरी क्या है, बट अरेंज इन अ पोइटिक फॉर्म टू फैसिलिटेट सिंगिंग, कि किस तरह से मंत्रों का उच्चारण करना है। ऋग्वेदा में मंत्र, सामवेदा में मंत्रों का उच्चारण। तो सिंगिंग के कंटेक्स्ट में इट्स द ओल्डेस्ट बुक, यू कैन से, अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है, विच इज द ओल्डेस्ट बुक इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिंगिंग इंडियन म्यूजिक, तो वो है सामवेद। द फेमस ध्रुपद राग, ये भी इस वेद में डिस्कस किया गया। ध्रुपद राग जो कि तानसेन भी मिडिवल पीरियड में आके काफी पॉपुलराइज करेंगे, इसका अर्लीस्ट रेफरेंस भी हमें सामवेद में मिलता है। ध्रुपद इज द ओल्डेस्ट राग, बेसिक ये भी फैक्ट आप याद रख सकते हैं। उपवेद ऑफ सामवेद, उसका हमने देखा था, ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। नेक्स्ट यजुर्वेद, हमने मंत्र उच्चारण कर दिए, मंत्र को किस ट्यून में, किस मेलोडी में उच्चारण करना है उसका हमने ये देख लिया। अब मंत्र को उच्चारण करते वक्त सेरेमनी कौन सी परफॉर्म करनी है, रिचुअल्स कौन से परफॉर्म करने हैं, ये मेंशन किया हुआ है यजुर्वेद में। द नेक्स्ट वेद में डील्स विद द प्रोसीजर फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस और रिचुअल्स। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 2 इसके रिसेंशंस हैं, शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल, इसे शुक्ल लिटरली मीन्स वाइट, वाइट यजुर्वेद, या कृष्ण डार्क के लिए बोलते हैं, ब्लैक के लिए बोलते हैं ब्लैक यजुर्वेद। 2 रिसेंशंस हैं इसके, शुक्ल यजुर्वेद एंड कृष्ण यजुर्वेद। अब इसके अंदर मतलब एक डिस्टिंक्शन क्या आपने ध्यान में रखनी है, जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें सिर्फ मंत्रास हैं, इसमें सिर्फ सूत्रास हैं, लेकिन जो कृष्ण यजुर्वेद है इसमें मंत्रास भी हैं एंड प्रोज में एक्सप्लेनेशंस वगैरह भी हैं, कमेंट्रीज वगैरह भी हैं। तो शुक्ला में ओनली मंत्रास, इसमें मंत्रास प्लस एक्सप्लेनेशंस। उपवेद ऑफ यजुर्वेद क्या है, धनुर्वेद। धनुर्वेद इज द उपवेद ऑफ यजुर्वेद। नेक्स्ट है अथर्ववेद। अब जो टिपिकल जो ब्राह्मण्स हैं वो कहते हैं कि जी 4 वेद ही मेन वेद हैं, जो पहले 4 हमने स्टडी किए हैं, ऋग्वेद, सामवेद एंड यजुर्वेद। अथर्ववेद को ऑथेंटिक ब्राह्मण ऑथरशिप नहीं माना जाता है, लेकिन इट इज पार्ट ऑफ द वैदिक कॉर्पस। वाई डू दे से सो कि ये ट्रेडिशनल वेदास ब्राह्मण्स ने कंपोज नहीं किए गए हैं, बिकॉज इट्स अ कलेक्शन ऑफ मैजिकल स्पेल्स एंड चार्म्स के
धरती को फर्टाइल कैसे किया जाए, बारिश नहीं हो रही, कैसे हम बारिश लेके आए, कैसा कौन सा हम मैजिकल मंत्र बोलें कि एक फीमेल फीटस मेल फीटस में कन्वर्ट हो जाए। तो इस तरह के मैजिकल स्पेल्स वगैरह की बात की गई है अथर्ववेदा में। उपवेदा ऑफ अथर्ववेदा, यहाँ पर ब्राह्मणिकल सोर्सेस में यूनानिमिटी नहीं है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखते हैं। उपवेदा ऑफ अथर्ववेदा है शिल्प वेद, जिसे स्थापत्य वेदा भी बोलते हैं। ये आर्किटेक्चर से या इस तरह की चीज़ों से डील करता है, आर्किटेक्चर से बेसिकली शिल्प वेदा उनसे डील करता है। लेकिन कुछ सोर्सेस में हमें यह भी मिलता है कि अर्थवेदा या अर्थशास्त्र इज द उपवेदा ऑफ अथर्ववेद। ये वाली इंफॉर्मेशन सीम्स मोर ऑथेंटिक, तो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे ध्यान में रख सकते हैं। बाकी अगर ये ऑप्शंस में हो तो आप ये भी मार्क कर सकते हैं। हमने कुछ चीज़ें इस क्लास में 2 घंटे में हमने सेटल नहीं करनी है, हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, जिसके बेसिस पे हमारा आंसर ठीक होना चाहिए। सो ये डिस्क्रिप्शन है हमारे 4 वेदास की। नेक्स्ट सेट ऑफ जो बुक्स हैं वैदिक लिटरेचर जो कॉन्स्टिट्यूट करती हैं वो है ब्राह्मणास। इनके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया। दीज आर दी एक्सप्लेनेशंस अटैच्ड टू दी वैदिक संहितास वेदास। सैक्रिफाइसेस किस तरह से करनी है, सैक्रिफाइसेस की बात की गई थी यजुर्वेद में, लेकिन वो भी बहुत शॉर्ट में उन्होंने बताया था। अब जैसे जैसे आप एक चीज़ आपने ये भी ध्यान में रखनी है कि हम ये जो डिफरेंट फॉर्म टाइप्स ऑफ वैदिक लिटरेचर डिस्कस कर रहे हैं, ब्राह्मणास लिखे गए हैं संहितास के बाद, उसके बाद लिखे गए हैं अरण्यकास, उसके बाद लिखे गए हैं उपनिषाद्स। ये क्रोनोलॉजी आपने ध्यान में रखनी है। लेटर वैदिक पीरियड आते आते रिलीजन में काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज भी आ गई थी। जो यज्ञ या सेक्रीफाइस का रिचुअल है कि एक अग्नि जला के आहुति देनी है, ये जो एक सिंपल सा रिचुअल था, सिंपल सी सेक्रीफाइस थी ऋग वैदिक पीरियड में, लेटर वैदिक पीरियड आते आते ये बहुत एक्सपैंड हो गई थी। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज इंट्रोड्यूस हो गई थी। ये ब्राह्मणास उन्हीं रिचुअल्स को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं कि कितने प्रीस्ट होने चाहिए, क्या क्या आहुति देनी चाहिए, कितनी फायर्स बर्न करनी है। इस तरह की काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की गई है रिचुअल्स एंड सैक्रिफिशियल सेरेमनीज की। उसके रूल्स फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सेरेमनीज क्या हैं वो डिस्कस किए गए हैं। एक ब्राह्मणा का आप नाम याद रखेंगे, शतपथ ब्राह्मण। दिस इज अटैच्ड विद यजुर्वेद। यजुर्वेद खुद भी रिचुअल से डील करता है एंड शतपथ ब्राह्मण उसी यजुर्वेद के साथ अटैच्ड एक ब्राह्मण है। शतपथ लिटरली मीन्स द 100 वेज टू अचीव सैल्वेशन। किस तरह शतपथ 100 वेज, शतपथ ब्राह्मणा आप नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट है अरण्यकास। इनके बारे में मैंने आपको बताया दीज आर दी फॉरेस्ट बुक्स, जो एक ब्रेकअवे सेक्शन ऑफ सोसाइटी था या जो जिन्होंने सोसाइटी को रिनाउंस कर दिया, हाउस होल्ड वाली लाइफ को रिनाउंस करके जो जंगलों में रह रहे थे, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को, पीपल्स को समझाने के लिए जो किताबें वगैरह लिखी, उन बुक्स को बोलते हैं फॉरेस्ट बुक्स। ये मिस्टिसिज्म एंड फिलोसफी से डील करती हैं। ये सैक्रिफाइस वाले कंसेप्ट को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं। मतलब वन ऑफ द रीजंस कि ये ब्रेकअवे सेक्शन ऑफ सोसाइटी क्यों था, जंगलों में क्यों गए थे, बिकॉज दे वर इंक्रीजिंगली फेड अप विद द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ द वैदिक रिलीजन। कि इतनी मतलब कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स हैं, इतने कॉम्प्लेक्स सैक्रिफाइसेस एंड सेरेमनीज वगैरह हैं, हम तो एक सिंपलिस्टिक से रिलीजन की तलाश में जंगलों में जा रहे हैं। तो ये सैक्रिफाइस को अपोज करते हैं, मिस्टिसिज्म एंड फिलोसफी की बातें करते हैं। तो इन अ वे दे आर अ ट्रांजिशन बिटवीन कर्म मार्ग एंड ज्ञान मार्ग। कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग के बीच की ट्रांजिशन है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ वैदिक पीरियड लिखे जाएंगे उपनिषाद्स। उसकी तो हमने डिस्कशन की ही है कि वो तो फिलोसफिकल ट्रिटाइजेज हैं। ब्राह्मणास तक बात हो रही है रिचुअल्स की, सेरेमनीज की, मंत्र उच्चारण करने की, किस तरह से उच्चारण करना है, क्या रिचुअल्स परफॉर्म करने हैं। कर्म मार्ग टू अचीव सेल्वेशन, ज्ञान मार्ग फिलोसफिकल जो उपनिषद जो मार्ग बताते हैं, रास्ता बताते हैं सेल्वेशन का, दैट इज ज्ञान मार्ग। अरण्यकास इनकी ट्रांजिशन है कि कर्म मार्ग से ज्ञान मार्ग की ट्रांजिशन में आती हैं अरण्यकास। वे भी मिस्टिसिज्म फिलोसफी की बात करती हैं, सैक्रिफाइस को अपोज करती हैं, लेकिन उतने कड़े टर्म्स में नहीं जितना उपनिषाद्स करते हैं। विच इज द लास्ट सेट ऑफ बुक्स जो हमने स्टडी करनी है, श्रुति लिटरेचर की लास्ट सेट ऑफ बुक्स। इन्हें वेदांत भी बोला जाता है, वेदांता या वेदांत, वेदों के अंत में जो लिखे गए हैं। So these are basically philosophical treatises. There are 108 उपनिषाद्स, जिनमें से
13 मोस्ट प्रोमिनेंट है, टोटल 108 हैं। आपको क्वेश्चन आता है तो टोटल कितने उपनिषद हैं? 108, 13 प्रोमिनेंट है। तो इनमें फिलोसॉफिकल मेटाफिजिकल बातें डिस्कस की गई हैं, जैसे कि आत्मा, ब्रह्मा। ये ब्राह्मण वाला ब्राह्मण नहीं है, एक आप 2 बार ब्राह्मण ऑलरेडी यूज कर चुके हो, तीसरे ब्राह्मण को आप जानते हो। एक ब्राह्मणा हमने किया था रिलीजियस बुक्स, किस तरह की रिलीजियस बुक्स हैं वो? एक्सप्लेनेशंस अटैच्ड टू वेदास। एक ब्राह्मण आप ऑलरेडी जानते हो, जो 4 फोल्ड वर्ण सिस्टम वाले ब्राह्मण्स हैं, प्रीस्टली क्लास ब्राह्मण्स। ये एक तीसरा ब्राह्मण है, ये मतलब लिखा ब्राह्मण ही जाता है ब्रह्मा। आत्मा और ब्रह्मा के बीच में ब्रह्म, आत्मा और ब्रह्म के बीच में, आत्म ब्रह्म के बीच में रिलेशन क्या है? जो यूनिवर्स की एक सुप्रीम पावर है, दैट सुप्रीम पावर इज ब्रह्म। एंड जो इंडिविजुअल की एसेंस है, इटर्नल अनचेंजिंग सेल्फ है, दैट इज आत्मा। एंड उपनिषद इस चीज पे डिस्कशन करते हैं, काफी इलेबोरेट डिस्कशंस हैं उपनिषद में, आत्मा एंड ब्रह्म का आपस में रिलेशन क्या है। एंड मतलब इसके भी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन के स्कूल्स वगैरह हैं, जो लाइक वन ऑफ द स्कूल्स इट सेज आत्मा एंड ब्रह्मा दे आर दी सेम, मतलब इनर सेल्फ एंड दी सुप्रीम गॉड आर अल्टीमेटली दी सेम। तो इस तरह की फिलोसॉफिकल बातें की गई हैं उपनिषद में। फिर उपनिषद में ही कंसेप्ट्स हैं जस्ट लाइक कर्म एंड संसार, कार्मिक थ्योरी, कि मैन रीप्स दी फ्रूट ऑफ हिज ओन एक्शंस, कि जो हम कर्म करते हैं उसका हमें फल मिलता है। एज यू सो शैल यू रीप। एंड देन संसारा, संसार बेसिकली लिखते हैं हम एम के साथ हैं, संसार। ये है द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, ये शरीर तो नष्ट हो जाता है, आत्मा कभी नहीं मरती है। ये जो सारी बातें हैं ये उपनिषद वगैरह में डिस्कस की गई हैं। एंड ये आप टर्म ध्यान रखेंगे, संसार, ये हम टर्म यूज करते हैं फॉर द साइकिल ऑफ बर्थ, डेथ एंड रीबर्थ, कि आत्मा टेक्स ऑन अ न्यू बॉडी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोल हो जाती है। तो ये फिलोसॉफिकल बातें डिस्कस की गई हैं उपनिषद में। अब हम आते हैं वेदांग पे। अब दीज आर नॉट पार्ट ऑफ द श्रुति लिटरेचर, बट इन्हें भी लाइक वेदांग, लिम्स ऑफ वेद बोला जाता है, लिम्स ऑफ वेदास बोला जाता है। 6 वेदांग है बच्चे, आपने ध्यान में रखने हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा वेदांग किसके कंटेक्स्ट में, किस टॉपिक से डील करता है। शिक्षा, कल्प, ज्योतिष, व्याकरण, निरुक्त एंड छंद, ये 6 वेदांग हैं। एंड किससे डील करते हैं? शिक्षा डील विद फोनेटिक्स, कल्प डील्स विद रिचुअलिस्टिक साइंस, रिचुअल्स किस तरह से परफॉर्म करने हैं। ज्योतिष इट डील्स विद एस्ट्रोनॉमी, व्याकरण इट डील्स विद ग्रामर, निरुक्त इट डील्स विद एटिमोलॉजी, वर्ड्स के रूट्स वगैरह क्या हैं, एटिमोलॉजी। छंद इट डील्स विद मेट्रिक्स, मीटर, वो जो मतलब कितने लाइंस का स्टेंसा होना चाहिए, कितने वर्ड्स का स्टेंजा होना चाहिए पोइम में, तो छंद इट डील्स विद मेट्रिक्स। ये 6 वेदांग हैं जो आप ध्यान में रखेंगे। इनमें से जो कल्प वेदांग है, इसके आगे सब टाइप्स वगैरह हैं, सब डिविजन्स वगैरह हैं। इट इज डिवाइडेड इनटू श्रौत सूत्र, गृह सूत्र, सुलभ सूत्र एंड कुछ सोर्सेस के मुताबिक धर्म सूत्र भी। बेसिकली ये जो कल्प वेदांग है, इट डील्स विद रिचुअलिस्टिक साइंस, रिचुअल्स कैसे परफॉर्म करने हैं, सैक्रिफाइसेस, सेरेमनीज किस तरह से परफॉर्म करनी है। तो जो पब्लिक सेरेमनीज हैं, बड़ी बड़ी सेरेमनीज दैट इन्वॉल्व 3 और मोर फायर्स, एक यहाँ पर हवन कुंड है, वहाँ हवन कुंड है, वहाँ हवन कुंड है, डिफरेंट ब्राह्मण प्रीस्ट बैठे हुए हैं, पब्लिक बड़ी बहुत सी इलेबोरेट सेरेमनी किस तरह से परफॉर्म करनी है, उसके कंटेक्स्ट में जो सूत्र है दैट इज श्रौत सूत्र, पब्लिक सेक्रीफाइसेस जिसमें, पब्लिक सेरेमनीज जिसमें डिस्कस्ड है। गृह सूत्र नाम से ही क्लियर है, गृह घर में परफॉर्म होने वाली डोमेस्टिक सेक्रीफाइसेस।
शुल्ब सूत्र, अब ये जो सैक्रिफाइसेस परफॉर्म करनी है, सैक्रिफाइसेस के लिए जो परफॉर्म करने के लिए सेरेमनीज रिचुअल्स परफॉर्म करने के लिए जो प्लेटफॉर्म्स बनने हैं, कितने बाय कितने का हवन कुंड होना चाहिए, कितनी हाइट पे होना चाहिए, कितनी दूर प्रीस्ट बैठेगा, कहाँ यजमान बैठेगा, तो ये जो सारी बातें हैं, मेजरमेंट्स रिलेटेड बातें हैं, शुल्ब सूत्र में आती हैं। धर्म सूत्र अगेन ये तो मॉरल जो लॉ है, कोड ऑफ कंडक्ट एक्सपाउंड करता है धर्म सूत्र। तो ये वेदांग वाले टॉपिक में आपने ये नाम याद रखने हैं। ये बच्चे किसके लिए वेदांग मतलब किसके लिए स्टैंड करता है, ये मैच द कॉलम में या विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड, इस तरह के क्वेश्चंस में ये पूछ लिया जाता है। इतिहास, पुराण, ट्रेडिशन, इतिहास हिस्ट्री को ही बोलते हैं। तो ये वो बुक्स हैं जो रिफ्लेक्ट करती हैं पास्ट पे, कॉन्शियसली रिफ्लेक्ट अपॉन करती हैं पास्ट में कि एक बार ये राजा थे, इनके इस तरह से बेटे थे, एंड एक स्टोरी को वीव करती हैं, कॉन्शियस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पास्ट करती हैं इतिहास वाली। बेसिकली एपिक्स, दो संस्कृत एपिक्स हैं, रामायण एंड महाभारता, दे आर इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ द इतिहास ट्रेडिशन। रामायण एंड महाभारत ये लिखे कब, अब एक्चुअली ये सारी चीज़ें हुई हैं या नहीं हुई हैं, इसके हमारे पास एग्जैक्ट हम अदर सोर्सेज से इन चीज़ों को कोरोबोरेट नहीं कर सकते हैं। हमारे पास कुछ ऐसे एविडेंस नहीं है कि हम बोल दें कि ये डेफिनेटली ये हुआ है या अदरवाइज कि डेफिनेटली ये नहीं हुआ है। हिस्टोरिसिटी हम इनकी ट्रेस कर सकते हैं कि कब ये बुक्स लिखी गई हैं। ये बुक्स ओवर अ पीरियड ऑफ वेरी लॉन्ग टाइम लिखी गई हैं। लेटर वैदिक पीरियड से इनकी कंपोजिशन स्टार्ट हुई है। लेटर वैदिक टेक्स्ट में इन स्टोरीज, रामायण की स्टोरी, महाभारत की स्टोरी के रेफरेंसेस हमें मिलते हैं, लेकिन जो प्रॉपर फाइनल स्टोरी है, जिसे आज हम रामायण बोलते हैं, जिसे आज हम महाभारत के नाम से जानते हैं, जो द स्टोरी, वो स्टोरी को फाइनल शेप दिया गया है गुप्ता पीरियड्स में। वैदिक पीरियड के बाद आया महाजनपदास का पीरियड, मौर्यन पीरियड, पोस्ट मौर्यन पीरियड, एंड पोस्ट मौर्यन पीरियड के बाद आता है गुप्ता पीरियड। ऑलमोस्ट 1000 साल बाद की हम बात कर रहे हैं, 1000-1500 साल बाद की हम बात कर रहे हैं। लेटर वैदिक पीरियड से 1000 साल बाद इन्हें फाइनल शेप दी गई है गुप्ता पीरियड के टाइम पे। तो एज सच हिस्टोरियंस नहीं मानते हैं कि इन बुक्स का कोई सिंगल ऑथर है, या ये बिना एडिट किए, बिना चेंजेस किए इतने लंबे टाइम तक ये ट्रांसमिट हो रही थी। हिस्टोरियंस मानते हैं कि इनमें कुछ चेंजेस भी हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वैदिक लिटरेचर में नहीं हुए हैं, वेदास में नहीं हुए हैं, जो श्रुति वाली लिटरेचर है, क्योंकि उनको जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करने का बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम था कि किस तरह से वर्ड्स का उच्चारण करना है। मतलब ये इंश्योर किया जाता था कि कोई डिस्टॉर्शंस ना हो, बहुत स्ट्रिक्ट सिस्टम था उसकी नॉलेज की ट्रांसमिशन का, विच वॉज नॉट द केस ओवर हेयर। तो इन केसेस में, इतिहास वाले रामायण महाभारत के केस में, हिस्टोरियंस मानते हैं कि कुछ एडिशंस एंड चेंजेस वगैरह भी हुए हैं, एंड मल्टीपल वर्जन्स भी एग्जिस्ट करते हैं स्टोरी के। जैसे रामायण की स्टोरी आप सबको पता ही है कि भगवान श्री राम जी एंड उनके भाई लक्ष्मण जी जंगल में सीता मैया के साथ वनवास में जाते हैं, रावण वाला इंसिडेंट एंड ऑल, एंड देन अल्टीमेटली रावण को मार दिया जाता है एंड सीता माता को वापस लेके, जो बेसिक स्टोरी है। अब ये इसी स्टोरी के ऊपर बेस्ड और डिफरेंट स्टोरीज भी हैं, डिफरेंट रीजन्स की डिफरेंट स्टोरीज हैं। एक तमिल वर्जन ऑफ रामायण भी है, बुद्धिस्ट वर्जन ऑफ रामायण भी है, जैन वर्जन ऑफ रामायण भी है। साउथ ईस्ट एशिया में, थाईलैंड वाले रीजन में, कैम्बोडिया वाले रीजन में, वहाँ अपने वर्जन्स ऑफ रामायण भी हैं। तो हम जिस रामायण की बात कर रहे हैं, हम संस्कृत की रामायण की बात कर रहे हैं, एंड संस्कृत की रामायण में भी एडिशंस वगैरह होते रहे हैं। रामायण को आप याद रखेंगे आदि काव्य बोलते हैं, ओरिजिनल पोट्री, मतलब द ओल्ड पोइट्री, आदि काव्य बोलते हैं रामायण को। इसके अप्रोक्सीमेटली 24,000 वर्सेज हैं रामायण में, लिखे ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम गए हैं, गिवन अ फाइनल शेप ड्यूरिंग द गुप्ता एज। बट स्टिल आप लोग याद रखेंगे, मतलब कल्चरली हम एस्क्राइब करते हैं, हम मानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने रामायण कंपोज की है।
हम ऐसा मानते हैं, रामायण इज ट्रेडिशनली एस्क्राइब्ड टू महर्षि वाल्मीकि। ऐसा एक्चुअली एक बंदे ने सारी की सारी इतनी बड़ी किताब लिखी है नहीं, हिस्टोरियंस डाउट दैट, बट हम मानते हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है। इसी तरह से महाभारत, अब ये उससे भी बड़ी है एंड उससे भी ज़्यादा लाइक कलेक्शन ऑफ मल्टीपल डाइवर्स स्टोरीज है। इसमें अराउंड 1,00,000 वर्सेज हैं, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट पोइम्स है, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एपिक्स है, अबाउट 1,00,000 वर्सेज हैं। इट इज़ ऑल्सो ट्रेडिशनली अस्क्राइब्ड। अब ये ट्रेडिशनली अस्क्राइब्ड है, सिंगल ऑथरशिप है चाहे नहीं है वो हिस्टोरियंस की प्रॉब्लम है। हम क्या मानते हैं, हम मानते हैं कि वेद व्यास ने महाभारत कंपोज की थी। महाभारत का एक और नाम भी आप लोग याद रखेंगे, जय संहिता। जय संहिता, इट इज ऑल्सो इट वॉज द ओल्डर नेम ऑफ महाभारत एंड इसमें मल्टीपल स्टोरीज ऐड होती गई, इसकी वॉल्यूम बढ़ती गई एंड बाय द टाइम्स ऑफ गुप्तास इट वॉज फाइनलाइज्ड। तो ये तो होगी इतिहास वाली 2 किताबें, रामायण एंड महाभारत। इसी तरह से पुराणिक लिटरेचर, पुराण, ये हिंदू जीनियोलॉजी को रिकंस्ट्रक्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। जो डिफरेंट हिंदू डेटीज हैं, लॉर्ड शिवा, लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्णा, इन डेटीज की लाइफ को रिकंस्ट्रक्ट करने का, इनकी जीनियोलॉजी को रिकंस्ट्रक्ट करने का मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है पुराणास। अब ये तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू तो इससे हमें हिंदू माइथोलॉजी के बारे में पता चलता है। हिस्ट्री में हम इन चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंस है, इन्हीं पुराणों में से हमें कुछ एक्चुअल डायनेस्टीज के बारे में भी पता चलता है। कुछ ऐसी डायनेस्टीज भी मेंशन्ड हैं जो हिस्टोरिकली एग्जिस्ट करती हैं। गुप्ता टाइम्स में गुप्ता टाइम्स की डायनेस्टीज हैं, पोस्ट मॉडर्न टाइम्स की डायनेस्टीज हैं, उनके बारे में भी हमें पता चलता है इन पुराण लिटरेचर से। रॉयल जीनियोलॉजीज के बारे में कि उसके फादर कौन थे, उसके फादर कौन थे, बीच में कौन सा लेवल आया, क्योंकि उन चीज़ों का भी मेंशन है पुराणों में। 18 महापुराण है, पुराण तो बहुत ज़्यादा हैं, जो 18 पुराणों ने महापुराण बोला जाता है, ग्रेट पुराणास बोला जाता है। ठीक है, तो ये बुक्स हैं इतिहास पुराण ट्रेडिशन की। लास्ट में मैं डिस्कशन करूंगा आप लोगों के साथ धर्मशास्त्रास के ऊपर। ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कशन की है कि धर्म क्या होता है। धर्म इज अ कोड ऑफ कंडक्ट, रिलीजन नहीं है इसका मीनिंग। ये तो काफी लेटर इंटरप्रिटेशन है कि धर्म रिलीजन होता है। धर्म ओरिजिनली स्टूड फॉर कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे अशोक का धाम आपने सुना होगा कि अशोका ने क्या किया है, धम्मा स्टार्ट किया है। ये धाम, धम्मा हम बोल देते हैं, धाम या धम्म, ये है क्या? इट इज बेसिकली अ पाली वर्जन ऑफ द टर्म धर्म। अशोक ने धर्म स्टार्ट किया है, तो क्या इसका मतलब ये है कि अशोक ने कोई नया रिलीजन स्टार्ट किया है? रिलीजन नहीं, उसने एक कोड ऑफ कंडक्ट दिया था अपनी सब्जेक्ट पॉपुलेशन को, कि अपने प्रजा को वो डायरेक्ट कर रहा है कि आप लोगों को इस तरह से रहना चाहिए, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए, ये चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए। तो भी काइंड ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट ही है। तो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि बंदा जिस स्टेज ऑफ लाइफ पे है, स्टूडेंट है, हाउस होल्डर है, वनप्रस्थ है या सन्यासी है, या किस वर्ण से बिलोंग करता है, किस जेंडर से बिलोंग करता है, किस रिश्ते में बंधा हुआ है, किस वर्ण से बिलोंग करता है, किस जाति से बिलोंग करता है, किस श्रेणी से बिलोंग करता है, कि क्या उसकी स्टैंडिंग है लाइफ में। ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये डिसाइड होता था कि क्या बंदे को करना चाहिए, क्या बंदे को नहीं करना चाहिए। तो दैट कोड ऑफ कंडक्ट इज सिग्निफाइड बाय द टर्म धर्म, नॉट रिलीजन। अब इसी धर्म को एक्सपाउंड करती हुई, एक्सप्लेन करती हुई कि क्या धर्म है, क्या नहीं है, क्या अधर्म है, बुक्स लिखी गई हैं, धर्म सूत्रस एंड धर्म स्मृतिस। नाउ दे कलेक्टिवली आर पार्ट ऑफ द धर्म शास्त्र लिटरेचर। अर्लियर पीरियड में जो बुक्स लिखी गई हैं वो हैं धर्म सूत्रस, गौतम धर्म सूत्र, इस तरह से बुक्स हैं, अपस्तंभ धर्म सूत्र। लेटर पीरियड में जो बुक्स लिखी गई हैं धर्म स्मृतिस, मानव धर्म स्मृति, जिसे हम मनु स्मृति के नाम से जानते हैं, यज्ञवल्क्य स्मृति, ये धर्म स्मृतिज हैं। तो ये लॉ बुक्स हैं जो लॉ एक्सपाउंड करती हैं, द बेसिस ऑफ हिंदू लॉ।
अब धर्म में ही मतलब धर्म की डिस्कशन करते वक्त ही हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, पुरुषार्थ। अकॉर्डिंग टू द हिंदू फिलोसफी, हिंदू वे ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, गोल ऑफ लाइफ क्या है। 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। एक तो राइटियस कंडक्ट, कि जो जिस स्टेज ऑफ हम लाइफ पे हैं, जो हमारा स्टैंडिंग इन लाइफ है, उसके बेसिस पे जो हमारा करना बनता है, क्या हम वो कर रहे हैं, तो हम अपना धर्म निभा रहे हैं। फिर वो करते हुए अर्थ, हमने अपनी इकोनॉमिक वेलबींग भी देखनी है, मटेरियल वेलबींग भी देखनी है। एंड अर्थ होगा तो काम, सेंसुअल प्लेजर्स भी सेटिस्फाई करने तभी शोभा देते हैं। तो बैलेंस लाइफ में मतलब 4 गोल्स को हमने अचीव करना है। एंड ये सारी चीज़ें करते हुए भगवान को हमने भूलना नहीं है, एंड उससे मोक्ष की प्राप्ति होगी, दी लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ संसारा। ये 4 पुरुषार्थ माने जाते हैं हिंदू फिलॉसफी में, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब ये सारी डिस्कशन करनी थी मुझे आपसे वैदिक लिटरेचर के कंटेक्स्ट में। आप सोचोगे कि बहुत ज़्यादा डिटेल में रिलीजियस कंसेप्ट्स वगैरह डिस्कस किए जा रहे हैं, फिलोसफिकल बातें डिस्कस की जा रही हैं। ये आपके जो कल्चर वाला एस्पेक्ट है, मैंने आपको बताया था कि हम एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री को इंडियन कल्चर के साथ इंटीग्रेट करके पढ़ेंगे। अब हम अगर सिर्फ हिस्ट्री पढ़ रहे होते तो शायद इतनी डिटेल में मैं वैदिक लिटरेचर ना आपसे डिस्कस करता, सिर्फ नाम बता देता बुक्स के कि ये बुक्स हैं भाई, ये इनमें बातें की गई हैं। लेकिन फिर हम अलग से जब कल्चर की क्लासें लगाते तो ये पुरुषार्थ पढ़ने लग जाते, धर्म की डिस्कशन करने लग जाते। वो एक फिर स्टैंड अलोन पढ़ना इतना मज़ा नहीं करता। अब हम कंटेक्चुअलाइज्ड वे में इस चीज़ को स्टडी कर सकते हैं कि जब वैदिक लिटरेचर लिखी गई, क्या कंटेक्स्ट था, क्या कंसेप्ट उस वैदिक लिटरेचर में डिस्कस किए गए हैं। ये कल्चर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पे मेंस में क्वेश्चन आते हैं, कल्चर वाले पॉइंट ऑफ व्यू से लाइक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स वगैरह हैं। सो दिस इज ऑल एज फार एज वैदिक लिटरेचर इज कंसर्न। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में मैं दोनों पीरियड्स की डिस्कशन करूंगा, द अर्ली वैदिक पीरियड उसके मेन फीचर्स क्या थे, एंड द लेटर वैदिक पीरियड उसके मेन फीचर्स क्या थे।